नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। हम सजा कहानी का अध्ययन कर रहे थे और सजा कहानी में हमने यहाँ पे देखा था कि चाहे कुछ भी लिखूं पर क्या वह जानते नहीं कि हम पर क्या गुजर रही है। यानी बड़ी जो बेटी है, बड़ी बेटी का जो है हाल, वो हाल यहाँ पे मन्नू भंडारी ने प्रदर्शित किया है। तो 31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपये नहीं भेज सकेंगे। 31 तारीख को जब चाचा ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा कि भाई साहब को लिख दो 50 रुपये नहीं भेज सकते, 50 रुपये नहीं भेज सकते। आपको पता है कि अपने कहानी में पूर्व में पढ़ा था, कहानी की जो लड़की है वो उसके जो दादा थे 15 रुपये उसके दादा भेजा करते थे और कुल जो है 65 रुपये में ही जो है उनका घर खर्च चलता था। चाची जो है वो कह रही है, वो एक तरीके से परिवार के प्रति चाची का मोह नहीं है, परिवार को समय पे वो सहयोग नहीं करना चाह रही। 31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपये नहीं भेज सकेंगे। इस महंगाई के ज़माने में दो को पालना भी बहुत भारी पड़ रहा है, फिर हमारे भी तो बच्चे हैं, कौन यहाँ खान गड़ी है। बात ठीक थी पर मेरा मन कांप गया, बात ठीक थी पर मेरा मन कांप गया। ये लड़की जो है, नायक की जो बड़ी लड़की है, वो बड़ी लड़की ये बात कह रही है कि बात ठीक थी लेकिन मेरा मन कांप गया कि अब माँ बाप का पापा का क्या होगा, पापा का क्या होगा। चाचा जी रुपए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, 15 रुपए महीने में क्या होगा, इतना तो कमरे का किराया ही चला जाता है। रोती हुई अम्मा और बिसुखते हुए पापा मुझे सारी रात दिखाई दिए, मैं भी उनके साथ बहुत रोई। रोती हुई अम्मा और बिसुखते हुए पापा मुझे सारी रात दिखाई दिए, तो मैं भी उनके साथ बहुत रोई। अम्मा का कोई पत्र नहीं आया, बहुत दिनों तक बैठते उठते एक ही चिंता थी मुझे, अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कांत मामा का भी कोई पत्र नहीं आया, पता नहीं क्या हाल है उधर का। पूरा अगस्त बीत गया, मैं चारों कार्ड डाल चुकी पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हो गया है अम्मा को, लिखती क्यों नहीं। सितंबर में कांत मामा का पत्र आया, शारदा की तबीयत खराब थी सो उसे यहाँ ले आया, यहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिनेश जी ने कमरा बदल लिया, उनका पता है। किस्मत के अलावा क्या कहूँ कि तारीख जल्दी नहीं मिलती। 30 तारीख इसी महीने के आखिरी में पड़ी है, सुनवाई पर जाऊंगा, तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेंगे, गर्मियों तक कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा। यानी सितंबर के महीने में भी मित्रों, मैंने पूर्व में आपको बताया है इस कहानी को अध्ययन करते वक्त, इस कहानी में भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, उस भारतीय न्याय व्यवस्था की जो धीमी जो गति है, उस धीमी गति पर तीखा प्रहार मन्नू भंडारी ने किया है। और यहाँ पे भी है तक सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं और गर्मी तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये बात मामा कह रहे हैं। तो पापा अकेले रह गए, अम्मा और पापा की गोद भी छीन गई जिसमें वे रो सकते थे। पापा का यह पता अलीगढ़ की गली गली मुझे मालूम थी, यह तो मजदूरों की बस्ती है। बड़ा दर्द छिपा है इसमें, यह तो मजदूरों की बस्ती है, यह तो मजदूरों की बस्ती है। यानी एक नायक के ऊपर जो है रिश्वत का झूठे आरोप लगते हैं, वो कितनी सजा झेलता है, कितनी उसको पीड़ा होती है, इस सब का जो है यहाँ पे लेखक के द्वारा मन्नू भंडारी के द्वारा चित्रण किया जा रही है। तो मजदूरों की बस्ती है।
अंधेरी शीलन भरी गलियां, पास में बहते नाले, कभी अंगीठी भी जलाते तो अम्मा मना कर देती थी। तब वह यही कह देते, शारदा कौन जाने कि इस बार छोड़ ही नहीं जाऊंगा, सजा हो गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अम्मा बीच में ही डांट देती, ऐसी बात भी क्यों मुंह से निकालते हो, भगवान के घर देर हो सकती है अंधेर नहीं। यह वाक्य अम्मा ने बाबा से सीखा था और मंत्र की तरह गांठ बांध लिया था। यानी भगवान के घर देर हो सकती है अंधेर नहीं, यह बात जो है मम्मी ने अम्मा बाबा से सीखा था। और मैं भगवान से यही मनाया करती कि हे भगवान उन्हें सजा न हो, पापा की तपस्या का फल उन्हें मिले। यानी लड़की जो है बड़ी समझदार की है और वो हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान उन्हें सजा न हो, पहले से बहुत सारी सजा भुगत चुके हैं, पापा की तपस्या का फल उन्हें मिले। जो कुछ वह सह रहे हैं वह क्या तपस्या से कम है। शीलन भरी अंधेरी कोठरी में सबसे मुंह छिपा कर रहना, बच्चे कहीं पत्नी कहीं, अब तो रहम करना, अब उन्हें सजा मत देना। बच्चे कहीं पत्नी कहीं वो कहीं, यानी पूरा परिवार बिखर गया। पूरा परिवार क्या हो गया, बिखर गया। पूरा परिवार इधर उधर हो गया और कठिनाइयां मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। मार्च में चौथी सुनवाई भी हो गई। कांत मामा की चिट्ठी आई कि फैसला पक्ष में ही होगा। केस की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हुई है, बस फैसले की तारीख पर जाए जल्दी से। मैं बैठी बैठी दिन गिनती, पापा को सस्पेंड हुए 4 साल हो गए, पर इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। भगवान देर तो बहुत की, अब अंधेर मत करना। भगवान देर तो बहुत करी लेकिन अब अंधेर मत करना। यो यह देर भी अंधेर से कम नहीं, पर और अंधेर मत करना। मैं मुन्नू और टिल्लू अपना अपना रिजल्ट लेकर आए। टिल्लू सब विषयों में पास था और मुन्नू एक विषय में फेल होकर प्रमोटेड हुआ था। चाचा जी ने टिल्लू को प्यार किया। मुन्नू पास खड़ा आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। चाचा जी ने कहा, फेल हो गया ना, पढ़ने लिखने में मन लगाओ मुन्नू साहब, तब टिल्लू की तरह पास हो जाओगे। सारे दिन बैठे बैठे टस्से बहाने से पास नहीं हुआ जाता। आंख के आंसू गालों पर ढलक गए। कमीज की बाहों से उन्हें पोंछता हुआ भीतर जाने लगा तो टिल्लू चिढ़ाने लगा, हेलो राम हेलो राम। देखिएगा बच्चों में भी जो है ईर्ष्या के भाव होते हैं, बच्चों में भी ईर्ष्या के भाव होते हैं। और यहाँ ज्वाइंट या संयुक्त परिवार की जो प्रथा पहले हमारे हुआ करती थी, वो अब किस तरीके से बिखर रही है, इसको मन्नू मंडाई ने इंगित किया है। तो फेलुराम उन दिनों पहली बार मेरे लिए अपने पर बस रखना बहुत कठिन हो गया था। मन हुआ कह दूं, उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। सारा दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार के करता है, पर चुप। क्योंकि भैया जब दिन जो है किसी व्यक्ति के दिन बुरे चल रहे हो या जब समय विपरीत हो तो चुप रहने में ही फायदा है। तो इस लड़की को जो है कितनी समझदारी होगी। यानी हमने कहानी में पढ़ा कि समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जब समय की बात पड़ती है तो आदमी संघर्षों में कोई झेलता है तो आदमी समय से पहले ज़्यादा समझदार हो जाता है। जाते जाते मुन्नू ने एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को जरूर जलती हुई आंखों से देखा था। लगा उठकर एक हाथ मार देगा, पर वह न लौटा न कुछ बोला ही। कैसे हो गया है मुन्नू इतना सहनशील, कैसे हो गया है मुन्नू इतना सहनशील। जब उसके पापा सस्पेंड नहीं हुए थे, जब वो नौकरी करते थे, जब मुन्नू जो है ना कितनी चाय चाट के साथ अपना जीवन जीता था। चुपचाप सहने का आदेश उसे मैं ही दिया करती थी, पर अब वह यूँ सह जाता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे ही होता है, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई। सोचती थी शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम
किसी ने कुछ नहीं लिखा। पापा तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। अम्मा कभी कभी 2 लाइनें लिख देती। मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी चिट्ठी लिखती है अम्मा। देखिएगा, बच्ची सब कुछ समझती है, बच्ची सब समझ रही है। जो संघर्ष है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को, संघर्ष को बच्ची समझ रही है। पर धीरज की अवधि खिंचते खिंचते 1 साल तक पहुंच गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। देखिएगा हमारी न्याय व्यवस्था कितनी पीड़ा देती है, कितनी दुख देती है, परिवार कैसे बिखर जाते हैं, कितनी सजा जो है हमें मिल रही है। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे जिंदगी भर हम इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब मैं भी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट हुआ करेगा। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा के यहाँ इलाज ही करवाती रहेगी। पापा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठरी में अपना खाना आप पकाया करेंगे। मतलब अंदर से रुदन आ रहा है, अंदर से पीड़ा हो रही है उस बच्ची को। कितना कष्ट झेल रही है वो बच्ची। और अभी आज पापा की एक चिट्ठी आई, उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी, उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा होगा, जैसे उस कार्ड को छूकर पापा की हालत का साज्ञान हो जाएगा। पापा ने हमें बुलाया नहीं, कहने से चाचा जी ले जाएंगे, पर इस बार जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते आएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए। धर्मशाला में छोड़कर मामा पापा को लेने चले गए। पूरी उम्मीद थी इस बार अम्मा जरूर आ जाएगी, पर वह नहीं आई। मामा ने इतना ही कहा, उसकी हालत लाने जैसी नहीं थी। फैसला हो जाए तो तुम लोग वहीं चलना, पता नहीं अम्मा किस हालत में है। मन बार बार कांप उठता था, मामा कुछ छिपा रहे हैं। मैंने भी अम्मा से कितना कुछ छिपा रखा है। आज कौन किसके बारे में सही बात जानता है। दूसरे को हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुखों से ही आदी हो रहे हैं। पापा आए तो मैं और मुन्नू उनसे लिपट गए। पापा, शायद पापा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे होंगे। कितने कितने आंसू बह गए हम तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी भाभी आ गए। रात में मुन्नू दादी से कुछ पूछ रहा था। दादी, अब तो हम पापा के पास ही रहेंगे ना, तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो कि हमारे पापा को छोड़ दें। हाँ बेटा, अब तू पापा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही तो कहती हूँ। चाची के पास तो मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। टिल्लू अपने को समझता क्या है। मैं अपने पापा के पास रहूँ और फिर आ जाए। हर एक चीज़ में पछाड़ सकता हूँ। यानी बच्चे जो है वो भी सब समझते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है या हमारे बुरे दिन हैं। और बच्चों में भी जो है ये भाव है कि ये न्याय व्यवस्था और ये जो पीड़ा है ये क्यों हमें मिल रही है। पढ़ने में भी, कुश्ती में भी पहले फर्स्ट भी आया हूँ एक बार क्लास में। क्यों दीदी? आया था ना। मेरी आंखें भर आई। कितनों दिनों बाद मुन्नू को उसके असली रूप में देख रही हूँ। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था, इसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी कहने का अर्थ है चाची की मार। पर मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चलेगी मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना। इतना क्या, इतनी सी उम्र में हम लोग सब कुछ सहने के लिए ही बने हैं। मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। हम
अब हम सबकी किस्मत का फैसला कि परिवार जो है टूट रहा है, परिवार जो बिखर रहा है, एक कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, खाने के लिए दाने नहीं है, 15 रुपए में जो है कैसे आदमी काम चलाएगा। चाची ने भी मना कर दिया कि आप 50 रुपए नहीं भेजेंगे। तो इस तरीके से परिवार की टूटन बिखरन वो हमें इस कहानी में दिखाई देती है। बिल्कुल भी नहीं, एक कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत आश्वस्त हैं, पर पप्पा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं है। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी, इस बार किसी ने रोका भी नहीं, वहाँ खास भीड़ नहीं थी। पप्पा से भला घर वालों के सिवा किसी दिलचस्पी हो सकती थी। पप्पा कटघरे में खड़े थे, हम कुर्सियों पे बैठे जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। अम्मा का सिर नीचा था, वह जरूर मन ही मन प्रार्थना कर रही होगी। मैं मुन्नू का हाथ कस कर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देर होगी तो मेरी सांस घुट जाएगी। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आ गया। मुजरिम को रिहा किया जाता है, मुजरिम को रिहा किया जाता है, मुजरिम को रिहा किया जाता है। ये वाक्य है उस लड़की के लिए कितना बड़ा वाक्य है, उसकी पीड़ा के लिए ये जो है कितना बड़ा वाक्य है। मुजरिम को रिहा किया जाता है, जिसने इतने कष्ट झेले हैं, इतनी पीड़ा सहन की है, बच्चों की ईर्ष्या देखी है, अपने छोटे भाई की पीड़ा देखी, छोटे भाई का व्यवहार देखा है, अपनी माँ की बीमारी को देखा है, अपने मामा को देखा है, अपने चाचा को देखा है, अपनी दादी को देखा, अपने दादा को देखा है। वो बच्ची उसके कानों में जब ये शब्द पड़ता है कि मुजरिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछाल कर एक तरह से चीख पड़ी, मुन्नू पप्पा रिहा हो गए, मुन्नू पप्पा रिहा हो गए, रिहा हो गए। पर एकाएक ही दादी और बाबा फूट फूट कर रो पड़े। मैं भय से कांप उठी, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया। पिछली बार भी तो ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर में घुसे थे, पर बाबा का यह वाक्य मैं कहता न था बेटे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पर पप्पा को क्या हुआ, वह क्यों खुश नहीं हो रहे? उनका भाव ही चेहरा गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही? वह ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ में नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पापा से चिपट गई। पापा आप बरी हो गए, सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई, सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई। लेकिन इन 5 साल के दौरान कितनी पीड़ा उस व्यक्ति ने झेली है, क्या वो पीड़ा इस सजा से कम है? क्या उस पीड़ा को हम उसको इस सजा से रिहाई से कम सजा मानेंगे? मैं तो अब पापा बरी हो गए, सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई है आपको। पर पापा फिर भी वैसे ही रहे मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उन्हें सजा नहीं हुई, यानी मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उन्हें सजा नहीं हुई। क्यों ये ऐसा क्यों सोचे कि उन्होंने 4 साल में जो पीड़ा झेली है क्या वो सजा से कम थी? थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। मुन्नू भंडारी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे जो है कल जो है दाजू कहानी शेखर जोशी की वो हम कल पढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।